हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का जो कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे थे उसका सेकंड लॉ पढ़ेंगे। और ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक, ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, कल हम लोग क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे। तो कल हम लोग उसको एग्जाम्पल कहे थे, उसको एग्जाम्पल फर्स्ट मान सकते हैं आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, और आप इसको एग्जाम्पल सेकंड मान सकते हैं किसका? साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, क्योंकि इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला ही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, इसमें हम क्या लेंगे? जैसे आप कैपलर्स लॉ वगैरह पढ़े ना, तो कैपलर लॉ के बिहाफ पे क्या करेंगे? इसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे। मतलब कैपलर लॉ की शुरुआत जैसे करते थे वैसे इसका शुरुआत करेंगे और चीज़ों को प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला लेक्चर देखिए, तब जाके लेक्चर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आपके सिलेबस में कंजर्वेशन लॉ करके दिया है, उसी पॉइंट के अंतर्गत हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। कई बच्चे अभी भी सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, हमारे सिलेबस में तो ये है, आप ये पढ़ा रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी कन्फ्यूज़ हैं, जो मैं करवा दिया हूँ लाग्रांजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम, लाग्रांजियन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, लाग्रांजियन ऑफ एटवुड मशीन। तो कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके सिलेबस में जाकर देखिएगा, लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ लाग्रांजियन। उसी एग्जाम्पल ऑफ लाग्रांजियन में ये टॉपिक आता है, लाग्रांजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम, लाग्रांजियन ऑफ एटवुड मशीन, लाग्रांजियन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। मतलब वो सिलेबस में कहा है कि लाग्रांजियन के कुछ एग्जाम्पल होता है जिससे पता चल सके कि लाग्रांजियन को यूज करके भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज करके सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे, तो वैसे ही हम लोग लाग्रांजियन को यूज करके भी क्या किए हैं? सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, एटवुड मशीन का क्या किए हैं? टाइम पीरियड वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रीक्वेंसी वगैरह देखे हैं। ठीक, तो वो भी आपके सिलेबस में, इसलिए उसको भी आप देखिए, एग्ज़ाम में वो भी पूछता है। ठीक, तो सीरियसली आप पढ़ते हो जाइए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम रिटन होगा तो आप सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए सीरियस हो जाइए। अब देखिए हेडिंग क्या है, इसी को सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं उसमें, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? लिखेंगे लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़े ना, हम लोग सोलर सिस्टम में क्या होता है? अर्थ का जो मोशन होता है सन के अराउंड होता है एक इलिप्टिकल पाथ में, आप फिगर से देख रहे होंगे। उसी चीज़ को लिखें, क्या होगा? जो अर्थ होता है वो सन के क्या होता है? अराउंड मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में, और सन जो होता है किसी एक फोकाई पर स्थित होता है। इस इलिप्टिकल पाथ की किसी एक फोकाई पर स्थित होता है, चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ बना दिया। ओके, तो अब आगे लिखेंगे हियर सन इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो सन होता है इस इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकाई पर स्थित होता है। ठीक, एंड द अर्थ इज ऑर्बिटिंग, या आप ये भी लिख सकते हैं रिवॉल्विंग अराउंड इट। और अर्थ क्या होता है? इसके चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिटिंग करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। क्लियर? अब देखिए फिर क्या लिखे हैं? लेट द अर्थ इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सन। अब मान ले रहे हैं कि जो अर्थ है वो सन से क्या है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। क्लियर? क्या मानना है कि जो अर्थ है वो सन से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मेजर एक्सिस ए बी। और वो क्या कर रहा है? ए बी से क्या कर रहा है? जो ए बी एक्सिस है ये क्या आपका मेजर एक्सिस है ए बी। ठीक, और ये माइनर एक्सिस होता है, तो ए बी एक्सिस से क्या कर रहा है? आपका थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? ये आपका सन है, ये अर्थ है, दोनों के बीच डिस्टेंस आर है। ये इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है? अर्थ ऑर्बिटिंग कर रहा है, मतलब रिवॉल्व हो रहा है। ठीक, घूम रहा है। और मान ले रहे हैं जो सन का मास है, इसको लिखे नहीं है, उसके ऊपर लिख दिया तो इतना अंडरस्टूड है। मान ले रहे हैं जो कैपिटल एम है वो सन का मास है, और जो स्मॉल एम है वो अर्थ का मास है। आप चाहे लिख भी सकते हैं लेट द मास ऑफ सन बी कैपिटल एम एंड द मास ऑफ अर्थ बी स्मॉल एम। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जो आर डिस्टेंस है, मतलब सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो वो किस एंगल पे है? मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो वो थीटा एंगल पर है। कितना एंगल पर है? अर्थ जो सन से है वो थीटा एंगल पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अर्थ से जो सन को मिलाने वाली लाइन है वो मेजर एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। इसका मतलब अगर हमको अर्थ का लोकेशन बताना है तो हमको क्या क्या पता रहना चाहिए? स्मॉल आर और थीटा अगर हमको पता है तो हम बता देंगे कि इतने दूर पर और मेजर एक्सिस से इतने एंगल पर हमारा अर्थ है। अगर इस अर्थ के बारे में
हमको फुल इन्फॉर्मेशन देना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है कि अर्थ कहाँ पे, अर्थ यहाँ भी हो सकती है, ठीक। थोड़ा सा फिगर बिगाड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अर्थ देखिए यहाँ भी हो सकती है, अर्थ यहाँ भी हो सकती है, ठीक। तो अगर अर्थ यहाँ है, कोई पूछे कि अर्थ का क्या लोकेशन है, क्या कोऑर्डिनेट है, तो आप क्या बता देंगे, आर थीटा बताएंगे ना। आर थीटा मतलब आर क्या है, सन से डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, जो सन से डिस्टेंस वाली लाइन है उसका मेजर एक्सिस से क्या है, एंगल है। अब जब अर्थ यहाँ आएगी तो फिर उसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ मान ले रहे हैं आर डैश हो गया, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, थीटा डैश। तो अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो वैल्यू होगा आर डैश थीटा डैश हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ के पोजीशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन कौन से होंगे, आर और थीटा, मतलब डिस्टेंस और एंगल, दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, ये आर और थीटा क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। इतना चीज़ क्लियर, आर और थीटा क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे इस केस में। क्लियर है चीज़, क्योंकि हर एक वैल्यू पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अर्थ का जो यहाँ से पोजीशन डिस्टेंस है सन से, और जो इस एंगल थीटा है वो क्या होगा, चेंज होगा। इस वजह से करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आर और थीटा की जानकारी देना जरूरी है। दैट्स वाई आर एंड थीटा इज़ नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्लियर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पर डिटेल में मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप देखे भी होंगे। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तब तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। क्लियर। अब इसके लिए लाग्रेंजियन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द लाग्रेंजियन यल फॉर अर्थ ऑफ मास यम ऑर्बिटिंग द सन ऑफ मास कैपिटल एम इज गिवन बाई। अब देखिए मास यहाँ बता दिए हैं, तो यहाँ मास लिखने की जरूरत नहीं, आगे हम क्या क्या मास को बता दिए हैं। तो क्या लिख लेंगे, द लाग्रेंजियन यल ऑफ अर्थ ऑफ मास यम ऑर्बिटिंग द सन ऑफ मास कैपिटल एम इज गिवन बाई। अगर ऊपर आप लिख दिए होंगे कि लेट द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल एम, सॉरी लेट द मास ऑफ अर्थ बी स्मॉल एम एंड द मास ऑफ सन इज कैपिटल एम, तो यहाँ एम लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, द लाग्रेंजियन एल फॉर अर्थ ऑर्बिटिंग द सन इज गिवन बाई, ठीक। तब यहाँ मास की जिक्र नहीं करेंगे, ऊपर नहीं किए तो यहाँ कर देंगे। क्लियर। तो लाग्रेंजियन कैसे लिखते हैं किसी सिस्टम का, यल इक्वल टू टी माइनस वी लिखते हैं, और टी क्या होता है, जहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, और वी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट हम लोग का एक्स वाई नाउ के आर थीटा है, मतलब अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में इंटर कर चुके हैं, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको पोलर फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ इज टी इक्वल टू हाफ यम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ये कहाँ से आता है, ये आप बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, ये आप बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बीएससी फर्स्ट सेम में कहाँ पढ़े हैं आप, बीएससी फर्स्ट सेम में आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं, तथा साथ साथ बीएससी फोर्थ सेम में मैकेनिक्स में जो मैथ आप पढ़े हैं उसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आपको आ रहा है, ठीक। फिर भी आपको नहीं आता तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा भी वो क्या होगा, माइनस जी एम एम अपान आर होगा, ठीक। जहाँ कैपिटल एम क्या है आपका, मास ऑफ सन, स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, डिस्टेंस अर्थ का सन से, और ये क्या है, माइनस साइन है। मतलब जो कैपिटल भी का वैल्यू होगा, ये भी आप याद करिए बीएससी फर्स्ट सेम में मैकेनिक्स में आप केपलर्स लॉ पढ़े थे तो वहाँ सब निकाले थे, ठीक। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगा, माइनस साइन क्यों लगाएं, क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तभी नहीं ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट घूमेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो सकता है घूमते घूमते निकल गया कहीं, तो अट्रैक्शन की वजह से ही इसमें मेंटेन किया हुआ है इसको, ठीक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगता है, इस वजह से यहाँ क्या होता है, माइनस साइन आता है। ये भी का फॉर्मूला भी कैसे निकलता है, ये चीज़ भी आप देखे होंगे जब वहाँ पे आप मैकेनिक्स बेसिक फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे, ठीक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। क्लियर है चीज़। अब इसके आगे क्या लिखना है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट। तो अब देखिए इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक। यहाँ तक लास्ट सेशन में हो गया था, अब इसको ऊपर यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ टी एंड वी इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी हैव। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, टी और वी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो जब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के जगह टी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और भी के जगह भी का वैल्यू वहाँ से रख देंगे, तो ये आएगा। चूँकि माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक।
अब इक्वेशन सेकंड को जब देखा जा रहा है तो इक्वेशन सेकंड में देखिए आप, इक्वेशन सेकंड में क्या क्या है, जो यल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, आर डॉट पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन थीटा क्या है, मिसिंग है। थीटा पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा को इग्नोर कर दिया गया है, थीटा क्या है, एब्सेंट है। इस थीटा को हम क्या कहेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, या इसी को साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे ये सब डिटेल में, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ओके, तो हम वहाँ से हमको जानकारी मिल जा रही है कल के लेक्चर से कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज अपियरिंग इन यल बट थीटा itself does not appear in L explicitly, so theta is a cyclic coordinate। मतलब इन इक्वेशन 2 में टाइम डेरिवेटिव जो है थीटा का वो तो अपीयर हो रहा है यल में, लेकिन जो थीटा है वो खुद अपीयर नहीं हो रहा है यल में एक्सप्लिसिटली, मतलब डायरेक्टली। थीटा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन थीटा का क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, इस वजह से थीटा क्या कहलाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। और फिर लिखेंगे कि अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है तो उसका जो कंजुगेट मोमेंटम होगा, या कंजुगेट मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा। ठीक, तो उसका जो कंजुगेट मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय पी थीटा इज ए कांस्टेंट ओवर आर कंजर्व। इस चीज़ को हम लोग कल देखे थे कि अगर क्या हो रहा था, कल हम लोग क्या देखे थे, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट इजकल टू पी के हम लोग क्या किए थे, प्रूव किए थे, ये कल हम लोग देखे थे। तो इसी भी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आज क्या है, जब ये क्या था, क्यू के था तो इसके करस्पॉन्डिंग पी के मोमेंटम आ रहा था, जब यहाँ नीचे के था तो यहाँ के आ रहा था। तो अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 10 कर्ली एल ओवर कर्ली थीटा डॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, कल यहाँ पे जब क्यू के था या आप इस तरह सबिक्स में के था तो पी के आ रहा था, आज यहाँ पे क्या है, थीटा डॉट है तो क्या आएगा, यहाँ पे पी थीटा आएगा, और यही पी थीटा आपका क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्लियर है, नोट करिए। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर लिए कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। क्लियर है चीज़। ये कहाँ से लिखे हम लोग लाइन, ये लाइन कल जो हम लोग प्रूव किए थे लीनियर मोमेंटम उसके रिजल्ट से लिखे हैं। कल उसमें रिजल्ट क्या आया था कि, और शार्ट्स भी हम लोग इसे बनाए थे, शार्ट्स भी अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था। कल हम लोग क्या प्रूव किए थे, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के है तो इधर आपका क्या है, अगर क्यू के है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो जनरलाइज मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक, उसी तरीके से नीचे क्या है, थीटा डॉट है तो थीटा डॉट है मतलब थीटा क्या एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको कैसे लिखेंगे, पी थीटा से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पी थीटा जो होगा कंजर्व होगा। अगर कहीं, अब देखिए कल आप यहाँ पे एक और चीज़ देखे थे, इसको हम लोग क्या लिखे थे, कांस्टेंट लिखे थे। इसका मतलब क्या होगा, सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब इसको डिब्बा बंद कर दीजिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, कर्ली एल ओवर कर्ली थीटा डॉट इजकल टू पी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे पी थीटा क्या कहें, एंगुलर मोमेंटम कहें, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे अगर कैसे कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हो, कर्ली एल ओवर कर्ली यक्स डॉट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे, और ये क्या होगा, अगर यक्स आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। जैसे कल क्या था, क्योंकि हम लोग का साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो पी कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट पी के आ रहा था, और पी के क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था। मतलब पी के ये हम लोग का क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट केस में आता है, और यही उस टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, तो इस वजह से पी के को हम लोग जनरलाइज मोमेंटम कहे थे। अब देखिए थीटा क्या है, ये एंगल है, तो इस वजह से जो पी थीटा आ रहा है इसको एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ यक्स आ रहा है तो अब इसको क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम कहेंगे। ठीक, लेकिन यक्स लिखा हुआ है इसलिए क्या कहेंगे, यक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर कहीं ऐसे लिखा हो, अगर कहीं पे क्या हो, वाई आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो तो कर्ली एल ओवर कर्ली वाई डॉट इक्वल टू क्या होगा, पी वाई होगा, मतलब मोमेंटम का पी वाई कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। ओके, तो अब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम।
ओके, इस तरीके से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करिए तथा शेयर भी करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।